हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक विथ येट अनदर क्लास एंड आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, दिस टॉपिक आपके एग्जाम में 10 to 20 मार्क्स तक आएगा। 10 to 20 मार्क्स का जो है ये टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस है। एंड ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत वाइटल टॉपिक है। जनरली लोगों को इस चैप्टर से डर लगता है। ठीक है, जनरली लोगों को इस चैप्टर से डर लगता है, बट आई डोंट थिंक कि इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको इस चैप्टर से फ्यूचर में कभी भी डर लगेगा। वैसे तो ये टॉपिक है बहुत खतरनाक। अगर आप सी एस सी एम ए लेवल पे इस टॉपिक को करोगे तो ये टॉपिक काफी वास्ट है, बट आपके बीकॉम लेवल पे जो है यहाँ इस टॉपिक को उतना इंपॉर्टेंस दिया गया नहीं है। लाइक व्हेन एनालाइज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वांटम या फिर कंटेंट के बेसिस पे अगर आप देखो तो इस चैप्टर को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है जितना सैलरी को दिया गया। ठीक है, तो कुछ ही टॉपिक्स जो है कैपिटल गेन से आपके एग्जाम्स में पूछते हैं, जो कि बहुत नॉमिनल सा है। एंड ये चैप्टर बहुत आसान है। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसे आप कॉमन सेंस लगा के कैपिटल गेन्स के सम हैंडल कर लोगे। ठीक है, एंड फ्री का मार्क्स है, 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो विदाउट एनी डिले हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है बेसिक कुछ आइडिया देना चाहूंगा हमारे डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। ठीक है, हमारे इनकम टैक्स में ना डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है। अगर आपने डे 1 के क्लासेस को किया है तो आपको पता है कि हमारे इनकम टैक्स में बहुत सारे हेड ऑफ इनकम होते हैं। तो मैं एक बार उसी चीज को दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारे इनकम टैक्स में डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम आर देयर इन इनकम टैक्स। ठीक है, ये 5 हेड्स क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 हेड्स जो है मैं एक बार एक स्ट्रेट लाइन लेके आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो कौन कौन से हेड्स है हमारे इनकम टैक्स में? सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद है हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है हमारा आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, है ना। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1972। ठीक है, तो देखो हमारे डिफरेंट हेड्स में टैक्सेबिलिटी का तरीका अलग अलग है। ठीक है, हमारा जो इनकम फ्रॉम सैलरी है इसमें अपने टैक्सेबिलिटी के तरीके, प्रोसीजर सारा कुछ दिया हुआ है, डिडक्शंस वगैरह। हाउस प्रॉपर्टी में अलग तरीका दिया हुआ है, कैपिटल गेन्स में अलग दिया है, पीजीबी में भी अलग दिया है और अदर सोर्सेज में भी अलग दिया हुआ है। तो मैं आपको बेसिक एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग बेसिकली डील करते हैं जब कहीं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। एंड इस रिलेशनशिप के तहत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी इमोल्यूमेंट्स देता है, जो भी इमोल्यूमेंट्स बी इट ऑन कैश, बी इट इन काइंड, ये सारा कुछ हम लोग डील करते हैं कहाँ पे? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड जो है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे हाउस प्रॉपर्टी का रेंट अर्निंग कैपेसिटी, रेंट अर्निंग कैपेसिटी कितना है, रेंट अर्निंग कैपेसिटी कितना है। तो ये चीज हम लोग कंसीडर करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, एंड देयरफॉर जो है हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग टैक्सेशन करते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में ये लास्ट में आता है। ठीक है, पीजीबीपी में हम लोग देखते हैं कि बिजनेस रिलेशनशिप कहाँ पे, बिजनेस रिलेशनशिप या फिर आपका जो भी बिजनेस करके, जो भी बिजनेस करके आप एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट्स जो भी कमा रहे हो उसका टैक्सेबिलिटी कैसे करें, ये जो है हम लोग देखते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। ये बिजनेस से भी आता है, प्रोफेशन से भी आता है। ठीक है, ये उस टॉपिक का मुद्दा है, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अदर सोर्सेस में वो इनकम को हम लोग डील करते हैं जो इनकम हमारे किसी भी हेड में नहीं आते। इनकम which does not come under any other head, under any other head। फाइनली कैपिटल गेन्स में हम लोग देखते हैं कि कैपिटल असेट का सेल करके, कैपिटल असेट का ट्रांसफर करके, कैपिटल असेट का ट्रांसफर करके जो गेन्स आया है
उसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, अब देखो आते मुद्दे पे। तो देखो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन तभी आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। सर ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट क्यों बोला सर, ये सेल ऑफ कैपिटल एसेट क्यों नहीं बोला, एंड सर कैपिटल एसेट ही क्यों बोला, कोई और एसेट क्यों नहीं बोला? देखो जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हो ना तो वहां पे शब्दों पे एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है। तो आप एक बार के लिए दिमाग लगाओ कि इनकम टैक्स एक्ट ने ट्रांसफर शब्द क्यों बोला, सेल शब्द का यूज क्यों नहीं किया, एंड कैपिटल एसेट टर्म क्यों यूज किया, एसेट या फिर कोई और एसेट क्यों नहीं बोला? तो देखो जब हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स में ट्रांसफर क्यों बोला है, तो ट्रांसफर एंड कैपिटल एसेट बोथ आर एग्जॉस्टिव टर्म्स। ठीक है, बोथ आर एग्जॉस्टिव टर्म्स। देखो हमारे इनकम टैक्स में तीन तरह का डेफिनेशन होता है। अच्छा देखो तीन तरह का डेफिनेशन होता है। एग्जॉस्टिव टर्म मतलब इसमें बहुत सारा चीज है, वैसे दोनों है इंक्लूसिव डेफिनेशन। देखो हम बताते हैं, हमारे इनकम टैक्स में ना तीन तरीके का डेफिनेशन आता है, 3 डेफिनेशंस। एक होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, और एक होता है नेगेटिव डेफिनेशन। सर ये सब आप क्या पढ़ाने लगे? देखो जब मैं कोई लॉ पढ़ाता हूँ ना तो उसको फंडामेंटली ब्रेक करके आपको सारा चीज समझाता हूँ, बट ये क्रैश कोर्स है इसीलिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट फिर भी जितना हो सके मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स में या फिर कोई भी आप लॉ का बात करो तो तीन तरीके का डेफिनेशन होता है। एक होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक होता है नेगेटिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में जब भी आप देखोगे तो डेफिनेशन स्टार्ट होगा शब्द से मीन्स। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी डेफिनेशन के स्टार्ट में आप देखना मीन्स लिखा हुआ है, जैसे गुड्स मीन्स, या फिर बिजनेस मीन्स, या फिर प्रोफेशन मीन्स। ठीक है, तो जब भी कोई भी डेफिनेशन के आगे आप एक शब्द देखो, वो शब्द क्या होगा, मीन्स, तो आप समझ लेना कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का खासियत ये होता है कि इस डेफिनेशन के अलावा ये जो बिजनेस मीन्स जो भी लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी चीज बिजनेस नहीं है। समझ में आया? तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का आइडियोलॉजी ये है कि जो है यही है, इसके बाहर कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन है इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब कि कैपिटल असेट इंक्लूड्स या फिर ट्रांसफर इंक्लूड्स। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब कि ये तो है जो हम लोग बोल रहे हैं, जो इस डेफिनेशन में इंक्लूडेड है वो तो है ही, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं, हम लोग बस इतना ही बताएं। ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन में ये जो आइटम आ रहा है वो तो है ही, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। उसके बाद आता है नेगेटिव डेफिनेशन। नेगेटिव डेफिनेशन मतलब होता है कि समथिंग डज नॉट इंक्लूड, जैसे सप्लाई डज नॉट इंक्लूड क्या क्या, सप्लाई डज नॉट इंक्लूड आपका सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल दे कि जीएसटी में जब आप सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ते हो तो सप्लाई डज नॉट इंक्लूड का एक लिस्ट दिया हुआ है, वो लिस्ट में बताएगी कि ये सप्लाई नहीं है, इसके अलावा सारा चीज सप्लाई है। ठीक है, एक बार जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब जो है यही है, इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब जो है ये है, जो है उसमें ये तो हो ही सकता है और भी हो सकता है। नेगेटिव डेफिनेशन मतलब इसको छोड़ के कुछ भी। ठीक है, तो यहां पे जो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन दिया है, यहां पे बोला है इट डज नॉट इंक्लूड। ट्रांसफर का जो डेफिनेशन दिया है यहां पे बोला है इट इंक्लूड्स। तो दिस इज नेगेटिव डेफिनेशन एंड दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। सर क्या ये एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा। ठीक है, अब समझाता हूं। तो कैपिटल गेन अराइजेस व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। तो जब भी किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा हम लोग बोलेंगे कैपिटल गेन आया। तो सर ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर का डेफिनेशन इंक्लूड्स, देखो बोला है ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थियोरी में ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 247 बोलता है इंक्लूसिव डेफिनेशन है ट्रांसफर क्या होता है कि सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट। सेल आपको पता है, एक्सचेंज आपको पता है। सर रेलिंक्विशमेंट किस चिड़िया का नाम है? सर रेलिंक्विशमेंट क्या होता है? रेलिंक्विशमेंट मतलब होता है आपका हक आपसे जो है छीन लिया गया, आपका हक आपसे छीन लिया गया। ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई प्रॉपर्टी है जो ऐसे जगह पे है जहां पे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। आपका प्रॉपर्टी कोई ऐसी जगह सिचुएटेड है जहां पे किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का मेजर पार्ट बनने वाला है। गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको कॉम्पेंसेशन देगी, आपसे वो प्रॉपर्टी हड़प लेगी।
यानी क्या गया कि आपके राइट को रिलिक्विश कर दिया गया, हड़प लिया गया, ठीक है। तो कोई भी सेल, कोई भी एक्सचेंज या फिर कोई भी रिलिक्विशमेंट होता है उसको हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं। उसके बाद एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, यानी कि आपका राइट आपके पास से चला गया। इस बार किसी ने हड़पा नहीं है, इस बार किसी ने हड़पा नहीं है, पर आपका राइट जो है आपके पास से चला गया। कैसे चला गया सर? मान लो मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी पे आग लग गया तो अब वो हाउस प्रॉपर्टी पे राइट रह ये प्रॉपर्टी बचा नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये एक एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद कंपल्सरी एक्विजिशन देयरऑफ, जैसे मैंने बोला कि आपका एक लैंड है, वो लैंड ने गवर्नमेंट ने हड़प लिया और उसके बदले में आपको जो है कॉम्पेंसेशन दे दिया गया, तो दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ, ठीक है। मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा गवर्नमेंट बॉन्ड है, एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप खरीदते हो डिस्काउंट पे और बेचते हो पार पे या प्रीमियम पे। तो मान लो एक बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब एक शॉर्ट टर्म लोन, मान लो शॉर्ट टर्म लोन है जिसको आप जो पेपर, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसको आप डिस्काउंट पे खरीद लो। मान लो एक पेपर है, एक लोन का डॉक्यूमेंट है, बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं या जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड का मान लो फेस वैल्यू 100 रुपए है और ये मैच्योर हो जाएगा 3 महीने में, ठीक है। तो आप जब इस बॉन्ड को खरीदोगे तो आपको मान लो आपको डिस्काउंट पे ये बॉन्ड मिलेगा, यानी कि जब आप ये बॉन्ड खरीदोगे तो आपको मिलेगा ये 80 रुपए में, एंड जब आप इसको बेचने जाओगे तो आपको ये फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए आपको बेच के मिल जाएगा। तो आपने खरीदा 80 में, बेचा 100 में, तो गेन कितना हुआ? 20 रुपए। सो 80 में खरीदा, 100 में बेचा, गेन कितना हुआ? 20 रुपए, है ना। तो ये जो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसका आपने पार्ट परफॉर्मेंस किया, आधा किया, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया, एक पार्टी ने अपने पार्ट को कंप्लीट किया, दूसरे पार्ट को कंप्लीट नहीं किया। ओनर ऑफ कैपिटल एसेट, अभी क्या होता है कि जब हम लोग किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, मान लो अभी इसके लिए आपको कैपिटल एसेट का डेफिनेशन समझना होगा। तो अभी मैं एक बार कैपिटल एसेट का डेफिनेशन आपके साथ बात कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो ट्रांसफर मतलब क्या हुआ सर? ट्रांसफर मतलब सेल, एक्सचेंज, रिलिक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये चीज जो है, ये आपका चीज कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज जो है ये ट्रांसफर के डेफिनेशन में आता है। तो सर ये तो बहुत कुछ बोल दिया, हाँ, यानी कि सारे केसेस में कैपिटल गेन अराइज करेगा, ये सारे केसेस में कैपिटल गेन अराइज करेगा अगर ये ट्रांसफर हो रहा है, ये सारा चीज हो रहा है किसके साथ? कैपिटल एसेट के साथ, ठीक है। तो सर कैपिटल एसेट किस चिड़िया का नाम है? देखो, वो कैपिटल एसेट इज अ नेगेटिव डेफिनेशन, मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने आपको बोला कि दुनिया में हर वो चीज कैपिटल एसेट है, दुनिया में हर चीज कैपिटल एसेट है इन चीजों को छोड़ के, इन 1 2 3 4 5 6, इन 6 चीजों को छोड़ के। एक और होता है साथ, मैं बता देता हूं आपको, तो बोलते हैं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट। एक होता है आपका ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इन 7 चीजों को छोड़ के दुनिया में हर वो चीज कैपिटल गेन है। जैसे मान लो सर मेरी गर्लफ्रेंड ने सर मेरे से ब्रेकअप कर दिया और मैं बहुत डिप्रेस हो गया, तो अगर आप इस डिप्रेशन को मार्केट में बेचने जाओगे तो ये भी कैपिटल, अरे मजाक। पॉइंट इसकी यही 7 चीज कैपिटल, इसको छोड़ के, ये 7 चीजों को छोड़ के सारा चीज कैपिटल एसेट है। तो सर वो 7 चीज क्या है जो कैपिटल एसेट है, मतलब कैपिटल एसेट नहीं है, बता दीजिए सर। इसको छोड़ के सारा कुछ कैपिटल एसेट, हाँ सारा चीज कैपिटल एसेट मान लो। तो सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड आपको पता है, अकाउंट सर ने आपको पढ़ाया होगा। स्टॉक इन ट्रेड मतलब एनीथिंग। अब स्टॉक इन ट्रेड में आपका स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सारा चीज जो है जो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, ट्रेड करते हो, सेल करते हो, तो ये आपका स्टॉक इन ट्रेड हो गया। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। स्टॉक इन ट्रेड जो है डील होता है किसमें? PGBP में डील होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में डील होता है। पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट मतलब हर वो चीज जो आप पर्सनल यूज के लिए, अच्छा पर्सनल इफेक्ट में 2 चीज है, पर्सनल इफेक्ट में 2 चीज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक जो है मूवेबल होना चाहिए,
एंड ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क नहीं होना चाहिए, ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क नहीं होना चाहिए। तो पर्सनल इफेक्ट में दो चीज होना चाहिए, एक तो मूवेबल होना चाहिए, एक तो दूसरा ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क नहीं होना चाहिए। यानी कि सर आपने जो बोला समझ में नहीं आया। देखो डेफिनेशन में क्या बोला कि पर्सनल इफेक्ट वाला आइटम कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। पर पर्सनल इफेक्ट का मतलब वो होता है, तभी होगा पर्सनल इफेक्ट वाला जब मूवेबल आइटम होगा और ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क नहीं होगा। तो सर मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक लड़की है जिसका नाम है रिंकी, ठीक है, ये पंचायत वाली रिंकी, ठीक है। तो रिंकी का एक घर है, रिंकी का एक सुंदर सा घर है, ठीक है। और ये घर में रिंकी जो है अकेले रहती है, रिंकी जो है इस घर में अकेले रहती है, और रिंकी बोलती है कि सर ये घर जो है मेरा पर्सनल घर है, इसमें मैं अकेले रहती हूँ सर। और इस घर को रिंकी ने क्या कर दिया, सेल कर दिया, रिंकी ने इस घर को बेच दिया। अब आपसे सवाल है कि सर क्या ये रिंकी ने जो घर को सेल किया है, क्या ये कैपिटल एसेट हुआ है, क्या यहाँ से कैपिटल गेन आएगा? आंसर इज यस, आएगा, क्योंकि रिंकी ने घर को बेचा। घर इज व्हाट? घर इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर आपने पढ़ा है सर पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होता है। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट तब नहीं होगा जब वो मूवेबल होगा। क्या घर मूवेबल है? घर मूवेबल नहीं है। तो रिंकी ने अगर घर बेच दिया तो ये सेल ऑफ कैपिटल एसेट हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हो जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा। समझ में आया? तो सर रिंकी ने इस बार मान लीजिए घर नहीं बेचा सर, रिंकी ने इस बार अपना स्कूटी बेच दिया। रिंकी की एक स्कूटी थी, रिंकी ने अपना स्कूटी बेच दिया, मान लेते लाख रुपए में बेच दिया। 2-2.5 लाख में खरीदा था, 2.5 लाख में खरीदा था, लाख रुपए में बेच दिया। तो सर बताइए क्या ये कैपिटल गेन होगा? आंसर इज नहीं, क्योंकि इस बार स्कूटी क्या है, स्कूटी मूवेबल है। A sale of scooty is comes under personal effect provided रिंकी उसको अपने पर्सनल यूज के लिए चलाती है, तो कैपिटल एसेट ये नहीं होगा। और इसका टैक्सेबिलिटी ये एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, ठीक है। समझ में आया मूवेबल और इमूवेबल का लफड़ा? तो अगर पर्सनल इफेक्ट वाला आइटम है और मूवेबल है तब तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, पर अगर पर्सनल इफेक्ट वाला आइटम है पर इमूवेबल है तो वो जो है हमारा पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा सर ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क वाला क्या चक्कर है? फिर ले लेते हैं एग्जांपल, मान लो रिंकी है सर, ये रिंकी के क्या सर क्या कर रहे हैं आप सर? रिंकी के पास एक ज्वेलरी है, रिंकी के पास क्या है, ज्वेलरी है, पुश्तैनी ज्वेलरी है, मतलब बहुत पुराना टाइम का ज्वेलरी है, ठीक है, बड़ा सा एकदम गोल गोल एकदम पर्ल का नेकलेस है रिंकी के पास, ठीक है। रिंकी ने क्या किया, इस ज्वेलरी को बेच दिया। रिंकी इतने टाइम से ज्वेलरी खुद पहनती थी और अब जो है रिंकी ने इस ज्वेलरी को बेच दिया। इस ज्वेलरी को जब रिंकी ने बेचा तो इसके पास 1 करोड़ रुपए आया, सेल करके रिंकी के पास जो है 1 करोड़ रुपए आया। क्या लगता है ये कैपिटल एसेट है या नहीं है? सर आप तो बोले सर पर्सनल इफेक्ट में मूवेबल होगा तो कैपिटल एसेट होगा। सर ये पर्सनल इफेक्ट है, रिंकी खुद पहनती थी ज्वेलरी और मूवेबल भी है सर, आप लोग इसको मूव कर सकते हैं, तो सर ये कैपिटल एसेट होगा। बट मैंने बोला कि इट एक्सक्लूड्स ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, स्कल्पचर वगैरह भी एक्सक्लूड होता है, ठीक है। तो ज्वेलरी मीन्स एनीथिंग मेड ऑफ प्रीशियस मेटल्स, यानी कि अगर आपके घर में चांदी का बर्तन है आप उसमें खाते हो, पर्सनल इफेक्ट है, ज्वेलरी है, डिबेटेबल है, पर एक बार के लिए ज्वेलरी की तरह ट्रीट कर दो, ठीक है। आर्टिस्टिक वर्क मान लो बड़े बड़े लोग जो अपने घर में बड़े बड़े पेंटर, पैब्लो सॉरी क्या नाम है उसका, अरे स्टारी नाइट्स जो बनाया, वैन गो का पेंटिंग लगा के रखा है दीवार पे, उसको बेच दिया ऑक्शन में, 100 करोड़ रुपए मिल गया, क्या कैपिटल एसेट होगा? आंसर होगा, क्योंकि आर्टिस्टिक वर्क एंड ज्वेलरी आर व्हाट, आर कैपिटल एसेट। समझ में आया? तो ये पर्सनल इफेक्ट मैंने डील कर लिया। पर्सनल इफेक्ट तभी होगा जब मूवेबल होगा, और ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क पर्सनल इफेक्ट में कवर नहीं है। मतलब सर ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क क्या होगा, कैपिटल एसेट होगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, तो रूरल एग्रो लैंड जो है हमारा कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद 3 बॉन्ड का नाम है, ये याद कर लो, बेकार है, गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। देखो ये रिलेवेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, तो ये याद कर लो। और एक होता है डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, तो ये हम समझा देता है। मान लो कि अगर आपके पास सोना है, ठीक है, अब ये सोना आपने तिजोरी में रखा है, आपको पता है कि मेरा इतना पैसा सिक्योर्ड है, तो ये सोना आपने तिजोरी में रखा, क्या ये सोना आपको रिटर्न दे रहा है? नहीं दे रहा है, क्योंकि जब आप सोना को बेचोगे रिटर्न तब आएगा। बट अगर ना बेच के आप इसको तिजोरी में रखे रहो पूरे टाइम, तो क्या इससे रिटर्न आएगा आपको? आंसर नहीं आएगा।
तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसमें बोला कि आपके पास जो भी सोना है आप गवर्नमेंट को दे दो, ये सोना जो है आपका गवर्नमेंट के पास रहेगा। इस सोने के बदले गवर्नमेंट जो आपको हर साल क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। हर साल क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। एंड जब आप इस सोना को वापस लेना चाहोगे, मान लो सोने का जो भी मार्केट वैल्यू है, मान लो अब आपने जो है आपके पास 2 लाख का सोना है, गोल्ड है, ठीक है, आपने इसको गवर्नमेंट को दे दिया अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। मान लो आपने दिया 2020 में, और आप जो है 2024 में चाहते हो कि आप इस सोने को बेच देना चाहते हो, तो देखो 2024 तक हर साल आपके बैंक में जो है इंटरेस्ट जाता रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा इस 2 लाख के गोल्ड पे। और 2024 में जो भी मार्केट वैल्यू होगा उस गोल्ड का, जो भी मार्केट वैल्यू होगा उस गोल्ड का, उस पे जो है आप इस गोल्ड को बेच पाओगे। यानी कि 2 लाख का सोना मान लो अगर इस 2024 तक 3.5 लाख का होगा, तो आप बेचोगे तो आपको 3.5 लाख रुपए ही मिलेगा। इसको बोलते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था जिससे कि गवर्नमेंट जो हाउस होल्ड के पास गोल्ड पड़ा हुआ है वो गवर्नमेंट के पास आ जाए और इकोनॉमी जो है प्रोमोट हो जाए, ठीक है ना। बट ये चला नहीं उतना, बट जो भी है, तो ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे जो सर्टिफिकेट आप पकड़ के रखो, ये भी जो है कैपिटल एसेट नहीं है। यानी कि ये 4 बकवास और ये 3 अच्छे जो है कैपिटल है। 3 अच्छे कौन से वाले, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रो लैंड, ये अच्छे वाले। बेकार वाले गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बेरल बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन, ये होते हैं कैपिटल एसेट, ठीक है। तो कैपिटल गेन कब आएगा सर? फाइनली कैपिटल गेन तब आएगा जब आप किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हो। यानी कि इनको छोड़ के अगर आप किसी और एसेट का ट्रांसफर करते हो, जैसे कि रिंकी ने जब अपने घर को बेच दिया, तो घर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हेंस कैपिटल एसेट है, बेच दिया तो ट्रांसफर इंक्लूड सेल, ट्रांसफर इंक्लूड सेल। तो जब आपने अपने कैपिटल एसेट को बेचा तो वो सेल आ गया, सेल भी ट्रांसफर, तो कैपिटल गेन आएगा। कितना आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखो हम लोग कैपिटल गेन को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ये रहा पार्ट 1 अभी का, जो अभी हम लोग कर रहे हैं पार्ट 1। इसमें जो है मैं आपको कैपिटल गेन निकालना सिखाऊंगा, कैपिटल गेन बोथ लॉन्ग टर्म गेन आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, एंड शॉर्ट टर्म गेन भी अभी आपको निकालना सिखाऊंगा। कल पार्ट 2 आएगा, इसमें मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड सम करवाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड सम करवाऊंगा, और डिडक्शंस जो है कुछ इस चैप्टर में सेक्शन 54 सीरीज का, ये भी आपको जो है कल कवर करेंगे, अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में दोनों वीडियो आपको देखना होगा, ठीक है। तो सर कैपिटल एसेट समझ गए, ट्रांसफर समझ गए, ठीक है। तो देखो कैपिटल एसेट का 2 प्रकार होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो सर क्या होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? देखो ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हर वो एसेट होता है जिसका होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन 36 मंथ्स। होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन 36 मंथ्स, ग्रेटर देन 36 मंथ्स होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ठीक है। इक्वल टू 36 महीना हो गया तो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो सर शॉर्ट टर्म क्या होगा? एनी कैपिटल एसेट जो 36 महीने के पहले तक का होल्डिंग पीरियड, 36 महीने से कम होल्डिंग पीरियड, सर 35 महीना, 35.5 महीना, ये सारा जो है होल्डिंग पीरियड रहेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है। डेफिनेशन यही लिखा है, कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन बोला है, यानी कि लेस देन 36 महीना, यहाँ पे बोला है लेस देन 36 महीना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इस ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर करने से पहले। ट्रांसफर इंक्लूड सेल, तो एक बार मान लो कि सेल का बात करते हैं, तो बेचने से पहले तक अगर आपने उस कैपिटल एसेट को 36 महीने से कम होल्ड करके रखा है तो हम लोग बोलेंगे कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच रहे हो। हाँ जी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 36 महीने से कम के टाइम में बेच दिया कैपिटल एसेट को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 36 महीने या उससे ज्यादा होल्ड करके रखा फिर बेचा, ट्रांसफर किया, ठीक है। हाउएवर ये 36 महीने वाला रूल का 2 एक्सेप्शन है, एक है 2 एक्सेप्शन, एक 12 महीने वाला, एक 24 महीने वाला। यानी कि होल्डिंग पीरियड जो है वैरी करेगा, होल्डिंग पीरियड जो है वो वैरी करेगा। किसके केस में? 2 केसेस में। एक, अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर होल्ड करते हो किसी अनलिस्टेड कंपनी का। अनलिस्टेड कंपनी मतलब जिसको आप स्टॉक मार्केट में खरीद बेच नहीं सकते, तो जो है उसके केस में हम लोग बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म गेन तब आएगा जब आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 महीने तक होल्ड करते हो एसेट को, तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। अगर आप 24 महीने से पहले कोई ऐसा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर अनलिस्टेड कंपनी का है जो उसको आप बेच दिए
ग्रेटर लेस देन 24 महीने में, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यानी कि इसके केस में लेस देन 24 महीने अगर हुआ तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ग्रेटर देन इक्वल टू 24 महीने हुआ तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, तो 24 महीने वाला सेट बस यही है क्या, नहीं एक और है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी हम लोग 24 महीने देते हैं। यानी कि मान लो हम लोगों ने एक जमीन खरीदा, हम लोगों ने जमीन खरीदा और उसको 2 साल बाद बेच दिया, 2 साल बाद बेचा, यानी कि 25वें महीने में बेचा। अब बताओ कौन सा गिनाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गिनाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गिनाएगा? सर 24 महीने से ज्यादा होल्डिंग पीरियड तो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। समझ में? तो सर 24 महीने वाले तो समझ गए, 12 महीने, इसका एक एग्जांपल करूंगा अभी, तुरंत करवाऊंगा, पेशेंस। तो 12 महीने, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ऑफ अ कंपनी, लिस्टेड कंपनी, यानी कि जिसका आप शेयर मार्केट से परचेज सेल करते हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, फिर आपका अदानी विलमार वगैरह वगैरह, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनके लिए होल्डिंग पीरियड 12 महीने का। यानी कि आपने मान लो अदानी विलमार का शेयर खरीदा 1/4/2024 को और आपने उसको बेचा अगले साल 2/4/2025 को, तो इसके केस में शॉर्ट टर्म आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा? आंसर इज लॉन्ग टर्म गेन आएगा, क्योंकि 12 महीने से वो ज्यादा हो गया। तो इसके केस में लेस देन 12 महीना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 महीना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझा पाया? तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इधर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, और यहाँ पे तो ऑलरेडी चला के दे ही दिया, अच्छा यहाँ पे तो दे दिया डिवेंचर वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग होल्डिंग पीरियड 12 महीने का मानेंगे। चलो तो एक बार डिस्कस करते हैं, एक बार मैं फटाफट एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, जिससे आपको ये फंडा पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मान लो आपको बताना है, आपको बताना है, क्या बताना है, नीचे लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, डिटरमाइन whether the following determine whether the following are short term capital gain और long term capital gain। ठीक है, तो चलो नंबर 1, लैंड परचेज्ड ऑन 1/4/2022 एंड सोल्ड ऑन 1/5/2024। ठीक है, तो अब देखो 1/4/2022 को लैंड खरीदा, 1/5/24 को बेच दिया, तो गिनते हैं कितना दिन हुआ। तो देखो 1/4/22 से आपको बताना है शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म, आप भी साथ साथ करना। ठीक है, तो 1/4/22 से 31/3/23 तक ये होता है 12 महीने। उसके बाद 1/4/23 से 31/3/24 तक होता है 12 महीना। तो 12 महीना 12 महीना 24 महीना हो गया, और ये बेचा है मार्च मई में बेचा है, प्लस 1 महीना और, तो होता है 25 मंथ्स। और हम लोग को पता है सर कि लैंड इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोग जो है 24 महीने वाला होल्डिंग पीरियड देखते हैं। तो इसके केस में सर होल्डिंग पीरियड 25 महीना है, देयरफॉर ये वाला जो होगा सर, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बिल्डिंग परचेज्ड ऑन 1/5/2023 and sold on 31 जुलाई 2024। ठीक है, तो बताओ क्या 24 महीने हो रहा है, 24 महीने से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, 24 महीने से कम होगा तो शॉर्ट टर्म। देखो गिनते हैं, देखो 1 मई 23 से 1 मई 24 तक होता है 1 साल, यानी कि 12 महीना, प्लस जून जुलाई 2 महीना, यानी कि सर ये तो बस 14 मंथ्स हो रहा है। तो अगर 14 मंथ्स में ही बेच दिया, इसके केस में तो सर बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 24 महीने वाला देखते सर, पर ये तो सर 14 महीने हो रहा है, 14 महीने हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलो थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ज्वेलरी परचेज्ड ऑन 1/5/2021 एंड सोल्ड ऑन 1 जून
2024। अब बताओ, गिनते हैं। तो देखो 1/5/21 से 1/5/22 होता है 1 साल, यानी कि 12 महीने। उसके बाद 1/5/22 से 1/5/23 होता है 12 महीने। फिर 1/5/23 से 1/5/24 होता है 12 महीने। और ये बेचा कब है? 1 जून को, तो +1, तो 37 मंथ्स हो रहा है, 37 मंथ्स हो रहे हैं। तो सर ज्वेलरी के केस में कौन सा वाला लगेगा? अरे देखो, क्या ज्वेलरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो। तो ज्वेलरी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो 24 महीने वाला लगेगा नहीं। ठीक है। क्या ज्वेलरी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है? नहीं सर, शेयर्स एंड सिक्योरिटी नहीं है। तो सर 12 महीने वाला भी तो नहीं लगेगा होल्डिंग पीरियड। तो जो 12 महीने वाले में नहीं आया, जो 24 महीने वाले में नहीं आया, उसके लिए कौन सा प्रोविजन है? 36 महीने वाला। तो 12 महीने और 24 महीने को छोड़ के, 12 महीने वाला प्रोविजन और 24 महीने वाला प्रोविजन छोड़ के जो कोई भी कैपिटल एसेट है, उसके लिए 36 महीने का प्रोविजन हम लोग देखेंगे। इसके केस में जो है 37 मंथ्स है, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता है, ट्राई करो। शेयर्स ऑफ SBI बैंक, या फिर चलो आप लोग को बड़ा लोग बना देते हैं, शेयर्स ऑफ MRF टायर्स परचेज्ड ऑन 1 सितंबर 2023 एंड सोल्ड ऑन 1 जून 2024। बताओ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सर ये तो शेयर्स है, और सर MRF टायर्स का शेयर्स तो सर लिस्टेड है। तो सर लिस्टेड शेयर्स के केस में तो सर 12 महीने वाला प्रोविजन लगता है। तो सर 1 सितंबर 23 से 1 सितंबर 24 तक होता तो 12 महीने होता। इस केस में तो 12 महीने हो नहीं रहे, तो देयरफॉर इसके केस में हम लोग बोलेंगे कि दिस इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। व्हाई? बिकॉज द होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 12 मंथ्स। द होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स करवा के आपको आई थिंक कि होल्डिंग पीरियड वाला चक्कर जो है समझ में आ गया। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, इसके लिए होल्डिंग पीरियड आपको देखना है। नॉर्मली होल्डिंग पीरियड 36 महीने का है, बट उसका 2 एक्सेप्शंस है। एक, इमूवेबल प्रॉपर्टी और इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इन अनलिस्टेड कंपनी, इसके लिए होल्डिंग पीरियड का प्रोविजन हो जाता है 24 महीने, यानी कि 24 महीने से कम अगर हुआ होल्डिंग पीरियड तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 24 महीने या उससे ज्यादा हुआ तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका एक और एक्सेप्शन है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स या कोई भी सिक्योरिटी जो लिस्टेड कंपनी का है, तो उसके केस में होल्डिंग पीरियड हो जाता है 12 महीने। 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीना या उससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। समझ में आया? चलो, तो सर अब फाइनली बता दीजिए सर कि हम लोग कैपिटल गेन निकाले कैसे। देखो कैपिटल गेन निकालना ना कॉमन सेंस का बात है। ठीक है, कॉमन सेंस से आप लोग ट्राई करना। ठीक है, फॉर्मेट तो सब होता रहेगा, एक बार कॉमन सेंस लगा लो, फिर हम आपको फॉर्मेट से भी करवा देंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ चलो इलस्ट्रेशन, चलो तो आप हैं यहाँ पे मान लो रश्मि purchased a diamond ring. Rashmi purchased a diamond ring of rupees 3 lakh on 1st July 2023. She sold the same on 1st December 2024 at rupees, let's say 6 lakhs and incurred brokerage at the rate of 1%. Find capital gain. सिंपल सा समय, ट्राई करते चलो। तो देखो रश्मि ने एक डायमंड रिंग खरीदा थी। अब आप सोचना रश्मि के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, तो दिक्कत होगा। रश्मि के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो देखो आपने एक डायमंड रिंग खरीदा, मान लो आप ही रश्मि हो, तो आपने एक डायमंड रिंग खरीदा है 3 लाख का 1 जुलाई को। आपने इस डायमंड रिंग को बेच दिया 6 लाख में। अब बताओ कितना का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ। तो देखो आपने
बेचा है कितना, आपको देखना है कि फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है। तो सिंपल होगा, ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ। आपने बेचा कितने में? सर हम लोग तो 6 लाख में डायमंड को बेच दिए। तो सर 6 लाख में बेच दिए, तो बेचने के लिए कोई खर्चा आया क्या? हाँ जी, खर्चा तो आया, ब्रोकरेज लगा। तो लेस ब्रोकरेज, कितना लगा ब्रोकरेज? 1% लगा। तो 6 लाख का 1% कितना होता है? 6 लाख का 10% होता है 60,000, तो 1% होगा 6,000। तो सर 6,000 का ब्रोकरेज लगा, तो मेरा कॉस्ट, नेट कॉस्ट आया कितना? 59,96,94,000। ये हमारा क्या हुआ? नेट सेल कंसिडरेशन हो गया सर, यानी कि नेट में मेरे को ये सेल प्राइस पर है, नेट में मेरे को ये सेल प्राइस पर है, इसको हम लिख देते हैं नेट सेल प्राइस। तो ठीक है, आपके पास सेल प्राइस दिया हुआ है, तो अब बताओ खरीदा कितने में था? सर हम लोग ने तो 1 जुलाई को खरीदा था। तो ठीक है, 1 जुलाई को खरीदा था, बढ़िया बात है। तो लेस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। तो आपने कब एक्वायर किया था इस असेट को? सर हम लोग तो 1 जुलाई में खरीदा। कितने में खरीदा था? हम लोगों ने 3 लाख में खरीदा था, ठीक है। तो 3 लाख कर देते। अच्छा ये ज्यादा जीरो लगा दिया क्या? हाँ ज्यादा जीरो लगा दिया, सॉरी माई मिस्टेक, 5,94,000, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 3 लाख में खरीदे थे एसेट को, तो आसान है, देखो आप लोग का नेट सेल प्राइस पर 594, आपने खरीदा था 3 लाख में, तो बचा कितना? ये गेन हुआ 2,94,000, यही गेन है ना आपका। दिस इज आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर शॉर्ट टर्म कैसे पता? अरे दादा डायमंड रिंग है, डायमंड रिंग का शेयर्स है? नहीं है सर, शेयर्स तो नहीं है। क्या डिवेंचर्स है? नहीं है सर, शेयर डिवेंचर नहीं है, तो लिस्टेड लिस्टेड वाला पंगा ही नहीं है। सर क्या डायमंड रिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं है। तो सर डायमंड रिंग के केस में 36 महीने वाला प्रोविजन लगेगा ना। हाँ, तो 36 महीने वाला होल्डिंग पीरियड लगा। तो सर 1 जुलाई 23 को खरीदे, 1 दिसंबर 24 को बेच दिए। सर ये तो 36 क्या सर, मेरे को तो 1.5 साल होते हुए भी नहीं दिख रहे। तो ऑब्वियसली बात है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब होता जब इसका होल्डिंग पीरियड जो है 36 महीने से ज्यादा होता। सर इतना ही है कैपिटल गेन में? हाँ जी इतना ही है, खुद्दू सा है ये चैप्टर आपका। आपको देखना है बेचा कितने में, और आपको देखना है कि खरीदा कितने में था। दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा कैपिटल गेन। समा सर इतना आसान है? हाँ इतना आसान है, ये करके आपको एग्जाम में 10 से 20 नंबर मिलेगा। हाँ थोड़ा 19-20 होगा, जो आपके साथ हम दोनों क्लास मिला के डिस्कस कर लेगा, पर नेट मोटा मोटा अगर बोले तो इतना ही है। समझ में आया? सर एक और सम करवा दीजिए ना सर। ठीक है कर लो, आपकी जैसी मर्जी। तो इलस्ट्रेशन मान लेते हैं कि जितेंद्र परचेस्ड शेयर्स ऑफ अदानी विल्मार 200 shares of Adani Wilmar at the rate of rupees 200 per share on 1/4/2024. He sold the same on 1 October 2024 को दुर्गा पूजा घूमना था, ठीक है ना, at the rate of rupees 250 per share. Find capital gain. क्वेश्चन समझ में आया? जितेंद्र ने शेयर खरीदा अदानी विल्मर का 200 शेयर 200 करके, तो सेम को बेच दिया 250 में। आपको कैपिटल गेन निकालना है। मान लो ब्रोकरेज है, मान लो ब्रोकरेज दे, नहीं रहने दो ब्रोकरेज, सिंप्लीफाई करते हैं चीजों। तो सॉल्यूशन, तो देखो सेल कंसीडरेशन कितने में बेचा? सर 200 शेयर था, 250 में बेचा है, कितना होगा? 200 शेयर इंटू 250, सर 50,000 हो रहा है। सर 50,000 में जितेंद्र ने बेच दिया। सर इसका बेचने का कोई कॉस्ट पड़ा? अभी देखो जनरली पड़ता है ब्रोकरेज पर, यहाँ पे तो नहीं है, तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर यानी कि सेल करने का खर्चा यहाँ पे है नहीं, नील। तो हमारा 50 हो गया, 50,000 हो गया क्या? नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है। सर खरीदे कितने में थे? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? सर 200 शेयर खरीदे थे, जब ओरिजिनली खरीदे थे तो 200 पड़ा था सर। तो कितना होता है? 200 इंटू 200, 40,000। तो सर 10,000 का गेन हो गया। सर पार्टी करो 10,000 लेके।
तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात? अरे दादा शेयर्स है, अदानी विल्मार का शेयर्स आपको पता है कि ये लिस्टेड है। लिस्टेड शेयर के केस में होल्डिंग पीरियड कितना होता है, 12 महीना। यानी कि अगर इसको 12 महीने होल्ड करते और फिर बेचते तो लॉन्ग टर्म होता। 12 महीने से कम होल्ड किया बेच दिया तो शॉर्ट टर्म है। देखो ना दादा, अप्रैल में खरीदा अक्टूबर में बेच दिया, कितना महीने हुआ गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने हो रहा है बस। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ फर्स्ट लेक्चर समाप्त होता है। बस मैं एक फाउंडेशन ले कर रहा था आपके सामने जिससे आपको कैपिटल गेन आसान लगे चीजें। एक और वीडियो आएगा इसमें, उसमें हम लोग सिर्फ सम्स करेंगे और इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सम्स भी सीखेंगे। ठीक है ना, चलो आज के लिए यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का वेट करो और दोनों वीडियो देखना, पार्ट पार्ट में छोटा छोटा वीडियोस है, दोनों देखना, तब जाके कैपिटल गेन खत्म होगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, थैंक यू।